ये एक कथित हत्यारे की आपातकालीन तलाश है। वो किस राज्य में है, किस नाम या भेष में है, स्पष्ट नहीं है। फ्लोरिडा के एक पिता का शव 1 महीने पहले उथली कब्र में मिला था और उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। इस मामले को छुपाने में कथित रूप से शामिल 5 लोग अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन पुलिस के अनुसार जिस महिला पर वे वास्तव में हत्या का शक करते हैं वो अब भी फरार है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चकमा देने के लिए तरह तरह की चालें और कथित भेष बदलने के तरीके अपना रही है। मुझे लगता है कि उसकी कहानी के आधार पर वो फिर से लोगों को बहका रही है या ये कहानी पेश कर रही है कि वह खुद पीड़ित है और वह मूल रूप से घरेलू हिंसा की घटना से भाग रही है। हमारे साथ इस तलाश के केंद्र में मौजूद शेरिफ कार्यालय के एक सदस्य जुड़े हैं जो हमें इस तलाश के दौरान हर नया विवरण दे रहे हैं, क्योंकि ये तलाश राज्य की सीमाओं के पार जारी है। हम लॉ एंड क्राइमी द्वारा प्रस्तुत इस मामले पर हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। इस कहानी में हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। मुझे यकीन है आपने सुर्खियां देखी होंगी और ये ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी नहीं पड़ना चाहता, खासकर आपके समुदाय में, जब आपके इलाके में एक कथित हत्यारा खुलेआम घूम रहा हो और किसी को ये ना पता हो कि वो कहां है और पिछले कई हफ्तों से कहां रही है। इस कहानी में पीड़ित पिता हैं और सच कहूं तो उनकी मौत बहुत डरावनी है। अब तक अगर कोई अच्छी खबर है तो वो ये कि इस अपराध के 5 कथित साथी अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन कथित हत्यारी के बारे में हमें अब भी नहीं पता कि वो कहां है। वो फ्लोरिडा में हो सकती है, वो जॉर्जिया में हो सकती है, शायद अल्बामा में। वो पहचान छुपाने के लिए भेष और अलग नामों का इस्तेमाल कर सकती है। इतनी बड़ी तलाश में ये जानकर सुरक्षित महसूस करना मुश्किल है कि कथित हत्यारा पड़ोस में हो सकता है। क्या वे कहीं छुपे हैं या भेष बदलकर घूम रहे हैं? क्या वे सड़क पर लिफ्ट मांग रहे हैं? कोई नहीं जानता। ये कहानी वॉल्टन काउंटी फ्लोरिडा की है, जहां शेरिफ कार्यालय का एक सदस्य जल्द ही ताजा जानकारी देगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ छूटी हुई बातें पूरी करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। ये कहानी हाल ही में राष्ट्रीय खबर बनी है, आपने सुर्खियों में देखी होगी, लेकिन मैं उन सभी विवरणों में जाना चाहता हूं जो हमारे पास हैं। हमारे पास इस मामले के अदालत के रिकॉर्ड हैं। हमारे पास बहुत सारी अलग अलग जानकारियां हैं जो शायद आपने अब तक नहीं सुनी होंगी और मैं उन्हें आपके लिए विस्तार से समझाना चाहता हूं। तो इस कहानी की शुरुआत करने के लिए हम इस साल 24 मई पर वापस जाएंगे और उसी समय फ्लोरिडा के नाइसविल पुलिस विभाग को 43 वर्षीय जैसन कोल्हार्ट की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलती है। अब उस समय उन्हें आखिरी बार नाइसविल फ्लोरिडा के ईस्ट कॉलेज बुलेवार्ड के कॉलेज कॉन्डोमिनियम से निकलते देखा गया था। फिर 1 महीना आगे 25 जून आता है। अधिकारियों ने एक गवाह से पूछताछ की जो पहले से ही फ्लोरिडा के ओकालूसा काउंटी जेल में हिरासत में था और ये सब एक प्ली समझौते के बदले में हुआ। और ये गवाह वॉल्टन काउंटी शेरिफ कार्यालय के हलफनामे में, जिसका नाम नहीं बताया गया है, वह खुद को 38 वर्षीय इजाबेल रोज जॉनसन का बॉयफ्रेंड बताता है और यही नाम इस तलाश अभियान के केंद्र में है। अब ये गवाह कथित तौर पर पुलिस को बताता है, मैं आपके लिए यहां पढ़ रहा हूं, उद्धरण, जॉर्जिया में 2 जून 2026 के आसपास इसाबेल रोज जॉनसन को उसकी रूममेट का फोन आया, बॉबी वैगस्टाफ, जो फ्रीपोर्ट फ्लोरिडा में था। वैगस्टाफ ने इसाबेल रोज जॉनसन को फोन किया और बताया कि कुत्ते ने मृत शरीर को खोद निकाला है। हमें बाद में पता चला कि वह जेसन कोल्हार्ट का शरीर था और उसे वापस आकर इसे साफ करना था। इसाबेल रोज जॉनसन ने अपने दोस्त ब्रायन को बुलाया कि वो उसे लेने आए और फिर वो उसे वापस उसके निवास स्थान ले गया, जो फ्रीपोर्ट फ्लोरिडा में सनसेट लेन के पास स्थित है। ब्रायन ने अपनी सफेद F150 पिकअप में उसे घर और फिर जॉर्जिया वापस छोड़ा। तो हलफनामे में दी गई इस रिपोर्ट के आधार पर यह माना जाता है कि जेसन कोल्हार्ट की हत्या 24 मई को आखिरी बार देखे जाने और 2 जून के बीच किसी समय हुई थी, जब जॉनसन के रूममेट ने कोल्हार्ट के शव की स्थिति के बारे में कॉल की थी। कथित तौर पर अब हलफनामे में लिखा है कि जब इजाबेल रोज जॉनसन जॉर्जिया में अपने बॉयफ्रेंड के पास लौटी तब क्या हुआ। उद्धरण, जब वह अपने बॉयफ्रेंड के पास लौटी जो जॉर्जिया में था, वो अपने साथ बहुत बदबूदार कपड़ों की कपड़े धोने की एक टोकरी लेकर आई थी। बॉयफ्रेंड ने एक जोड़ी नीली जीन्स और एक जोड़ी काली नायलॉन की पैंटी देखी। बॉयफ्रेंड ने बताया कि इसाबेल रोज जॉनसन ने उसे बताया कि उसने पीड़ित की गर्दन के चारों ओर जिप टाई कसकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसने उसे आंगन में दफना दिया और संभवतः उस जगह पर एक काली कैडिलैक सेडान खड़ी कर दी। इसाबेल रोज जॉनसन ने लौटने पर अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि उसने कुत्ते द्वारा फिर से शव को न खोदने के लिए उसे सीमेंट से ढक दिया। बॉयफ्रेंड ने बताया कि कब्र सेप्टिक टैंक के पास हो सकती है। इसाबेल रोज जॉनसन ने बताया, उसने सेप्टिक टैंक ठीक किया। मेरा मतलब है, वो तो भयानक है। सिर्फ ये सुनना कि जॉनसन ने कथित तौर पर कोल्हार्ट की हत्या का कैसे वर्णन किया, ये अपने आप में बहुत क्रूर है।
कब्र पर डाला गया सीमेंट, वो कहती हैं। साफ है कि वो सब छुपाने की कोशिश कर रही हैं। यही हमें इस कहानी के कुछ और अहम सवालों की ओर ले जाता है। ये हत्या असल में कहां हुई थी और जॉनसन का एक 43 साल के पिता को मारने का कथित मकसद क्या था? तो शपथ पत्र में उसके बॉयफ्रेंड ने पुलिस को यह बताया। उद्धरण: बॉयफ्रेंड ने आगे बताया और डिटेक्टिव को कहा कि इजाबेल रोज जॉनसन ने पीड़ित की हत्या घर के ट्रेलर हिस्से में की थी, क्योंकि वह घर आंशिक रूप से ट्रेलर है और आंशिक रूप से लकड़ी के ढांचे से बना हुआ है। इसाबेल रोज जॉनसन ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि उसने पीड़ित की हत्या इसलिए की क्योंकि वो उसे आपराधिक काम करने के लिए मजबूर कर रहा था और कि पीड़ित उस पर अत्याचार करता था क्योंकि वो उससे ज्यादा चाहता था जितना वो देना चाहती थी। उसी हलफनामे में जेम्स डब्ल्यू टील नाम के व्यक्ति का गवाह बयान भी है, जो जॉनसन का एक और कथित रूममेट है, जिसे 25 जून को इंटरव्यू किया गया था। शुरुआत में वो पुलिस से बात करने में हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे बदले की कार्रवाई का डर था, लेकिन हलफनामे में ये लाइन देखिए। दस्तावेज के अनुसार उसने पुलिस को बताया कि उसे टर्मिनल कैंसर का निदान हुआ है और उसने कहा, उद्धरण: एफिट, मैं तो वैसे भी जल्दी मरने वाला हूं। वाह! अब उस इंटरव्यू में टील ने कथित तौर पर बताया कि जॉनसन ने उसे जर्सी नामक व्यक्ति की हत्या के बारे में बताया और उसने उसकी हत्या गले में जिप टाई डालकर की थी। उसने और विवरण साझा किए। जॉनसन ने कथित तौर पर उसे बताया कि असल में क्या हुआ था। टील ने जांचकर्तागण को बताया कि वह जानता था कि इसाबेल ने एक लड़के से छुटकारा पाया क्योंकि वह उसे परेशान कर रहा था। टील ने जांचकर्तागण को बताया कि वो लड़का इजाबेल की बच्चों की कस्टडी में दखल देने की धमकी दे रहा था। उसने ये भी कहा कि उसे नहीं लगता कि बॉबी वैगस्टाफ को पता था वो गड्ढा क्यों खोद रही थी, लेकिन बॉबी ने इजाबेल को गड्ढा खोदने में मदद की थी। अब हमें यहां जोड़ना है, आपने बॉबी का नाम सुना? जॉनसन की दूसरी रूममेट बॉबी वैगस्टाफ है। उस पर अपराध के बाद मदद करने का आरोप लगाया गया था। यह द्वितीय श्रेणी का अपराध है, जिसमें आरोप है कि उसने जॉनसन को वह गड्ढा खोदने में मदद की जहां कोलहार्ट का शव छुपाया गया। हम इस मामले में कथित साथियों के बारे में और जानेंगे। अभी कई लोग हैं और हमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन इस समय जासूसों के पास आगे बढ़ने के लिए कुछ काफी चौंकाने वाले विवरण हैं। और उसी दिन 25 जून वे फ्रीपोर्ट में सनसेट लेन के पास निवास की ओर बढ़ते हैं, जो जॉनसन के साथ साझा किया गया था, वागस्टाफ और टील के साथ, ताकि वे मानव अवशेषों के सबूत खोज सकें। अब पुलिस के अनुसार यह है कि उन्हें संपत्ति पर क्या मिला। उद्धरण: निवास और जमीन की तलाशी के दौरान एक मृत व्यक्ति का शव एक कब्र में पाया गया। उस कब्र को कंक्रीट से ढका गया था, जो आंशिक रूप से ताजा कंक्रीट लग रही थी। उसके ऊपर एक काली कैडिलैक कार खड़ी थी। कब्रस्थल स्टोरेज शेड के ठीक बगल में था। कंक्रीट हटाते समय कंक्रीट के नीचे हरी घास मिली। शव की गर्दन के चारों ओर एक बड़ा सफेद जिप टाई बंधा हुआ था। घर के अंदर भी इसी तरह के जिप टाई मिले। इसके अलावा नीली जीन्स मिली, जिस पर खून जैसा कुछ था। जैसन कोल्डहार्ट नाम के क्रेडिट कार्ड्स और करीब 6.2 ग्राम पदार्थ मिला, जिसे फील्ड टेस्ट में मेथाम्फेटामीन पाया गया। हलफनामे के अनुसार जॉनसन के रूममेट बॉबी वैगस्टाफ घर पर थीं। तलाशी वारंट पर अमल किया गया और उन्होंने पुलिस को बताया कि वो जॉनसन और पीड़ित जैसन कोल्हार्ट को जानती थीं, और उन्होंने यह भी माना कि जॉनसन लगभग 2 जून को जॉर्जिया से निवास पर लौटा था। लेकिन उनका दावा है कि वह कोल्हार्ट के शव को दोबारा दफनाने में मदद करने के लिए नहीं, बल्कि छत की लीकेज ठीक करने के लिए आया था। अब याद रखिए, कानून प्रवर्तन का कहना है कि उनके पास दोनों के बीच के टेक्स्ट मैसेज हैं। इस कहानी को सुनते समय इसे ध्यान में रखें। वैगस्टाफ ने कथित तौर पर पुलिस से कबूल किया कि जॉनसन ने पिछवाड़े में गड्ढा खुदा था, लेकिन उनका दावा है कि वो कब्र से कुछ फीट दूर आग जलाने के गड्ढे को गहरा करने के लिए था और उसने खुदाई में उसकी मदद नहीं की थी। हालांकि वेगस्टाफ ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के सामने यह स्वीकार किया कि उसने घर के अंदर मेथ का इस्तेमाल किया था। तो जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था, बॉबी वेगस्टाफ को इस मामले में एक कथित साथी के रूप में गिरफ्तार किया गया था, विशेष रूप से पूंजी अपराध में सहायक होने और नियंत्रित पदार्थ रखने के आरोप में। वो 18 अगस्त को फिर से प्ली सुनवाई के लिए अदालत जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ध्यान रखें, इस कहानी में 4 और साथी शामिल हैं, खास तौर पर 2 अलग-अलग जोड़े। तो वॉल्टन काउंटी शेरिफ कार्यालय के एक अलग हलफनामे के अनुसार इजाबेल जॉनसन की गिरफ्तारी के लिए एक वारंट था, जिस पर अगले दिन 26 जून को हस्ताक्षर किए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये सब इस समय तक हफ्तों से चल रहा है। तो पुलिस ने ये देखने की कोशिश की कि इस मामले से जुड़े समय के दौरान
इजाबेल जॉनसन का संपर्क किससे हो सकता था? उन्हें पता चला कि मार्टिन और सैंड्रा लेवर्टन ने उसी दिन 26 जून को जॉनसन को लिफ्ट दी थी अपने निवास स्थान फोर्ट वॉल्टन बीच, फ्लोरिडा में। पुलिस दंपत्ति के घर गई और तलाशी वारंट के तहत तलाशी ली, लेकिन जॉनसन नहीं मिला। फिर 1 जुलाई को वे सांता रोजा बीच, फ्लोरिडा के एक निवास स्थान पर जाते हैं। सब वही इलाका है, पैनहैंडल क्षेत्र में, जब उन्हें जॉनसन के ठिकाने की सूचना मिलती है। वो घर एक व्यक्ति माइकल वाइट और एक महिला कैथलीन मॉरिस के नाम पर था। उन निवासियों ने पुलिस को स्वीकार किया कि जॉनसन वहां मार्टिन लेवर्टन के साथ आया था। तभी पुलिस ने यह कड़ियां जोड़ना शुरू किया। मार्टिन और सैंड्रा लेवर्टन को पुलिस स्टेशन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मार्टिन लेवर्टन ने हलफनामे में माना कि उन्होंने जॉनसन को पुलिस के उनके घर आने से पहले और बाद में 7 और 8 जून सहित कई बार सवारी दी थी। जब जॉनसन जॉर्जिया में गिरफ्तार होकर रिहा हुए और वो एक असंबंधित आरोप में था। 25 जून को जब उस जोड़े ने जॉनसन को अपने निवास पर लाया। 26 जून को जब वे माइकल वाइट और कैथलीन मॉरिस के घर पैसे उधार लेने गए थे, और उसी दिन डेस्टिन, फ्लोरिडा के लेगेसी ऑन द बे अपार्टमेंट्स में। हलफनामे के मुताबिक मार्टिन लेवर्टन को अपनी पत्नी के जरिए जेसन कोल्डहार्ट की जॉनसन द्वारा की गई कथित हत्या का पता चला। वो अपने दोस्त से संपर्क कर जॉनसन के लिए फ्लोरिडा से बाहर सुरक्षित ठहरने का इंतजाम करता है, लेकिन पुलिस के अनुसार जब वे अपार्टमेंट परिसर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक चिन्हित पुलिस गश्ती गाड़ी देखी और जॉनसन ने अपने दोनों बैग झाड़ियों में छुपा दिए और हाईवे पार भाग गईं। मार्टिन लेवर्टन ने स्वीकार किया कि जॉनसन के बैग्स लौटाए जब पता चला। वह आखिरकार माइकल वाइट और कैथलीन मॉरिस के घर पहुंची, साथ ही उसे काउंटी हाईवे के पास छोड़ने के लिए गाड़ी चलाई। बाद में पता चला कि वह संपत्ति माइकल वाइट की थी। तो अब सैंड्रा लेवर्टन की पुलिस के साथ हुई पूछताछ में उसने माना कि उसने जॉनसन को जॉर्जिया की जेल से जमानत पर रिहा करवाया, उसी वक्त जब वे कथित तौर पर उसकी मौसी के घर उसे लेने गए थे, जैसा उसने अनुरोध किया था। यह फिर से लगभग 7 जून या 8 जून के आसपास की बात थी। सैंड्रा ने बताया कि वे जॉनसन को फ्रीपोर्ट के सनसेट लेन स्थित उसके घर ले गए, जहां कोल्हार्ट के अवशेष मिले थे। अब हम 25 जून की ओर बढ़ते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैंड्रा ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने जॉनसन को उसके घर से उठाकर दंपत्ति के घर पहुंचाया और कुछ दिन बाद उसके किसी दूसरे ठिकाने पर रुकने की व्यवस्था की। मार्टिन द्वारा उल्लेखित अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। इस समय कथित तौर पर सैंड्रा को जॉनसन द्वारा कोल्हार्ट की हत्या की जानकारी थी। सैंड्रा ने पुलिस को स्वीकार किया कि जब वे निवास पर आए और पूछा कि जॉनसन कहां है, उसने झूठ बोला और कहा कि उसे नहीं पता। पुलिस के जाने के बाद सैंड्रा उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स गई जहां जॉनसन ठहरी हुई थी, ताकि उसे बता सके कि पुलिस उसे खोज रही है। इसके बाद सैंड्रा ने कहा कि वह, उनके पति और जॉनसन ने भागने की योजना बनाना जारी रखा। सैंड्रा ने कहा कि उन्होंने जॉनसन को संपर्क में रहने के लिए एक फोन भी दिया था। आखिरकार जॉनसन ने कथित तौर पर 27 जून को टैटू शॉप से एक उबर लेकर माइकल वाइट और कैथलीन मॉरिस के घर पहुंची। सैंड्रा का कहना है कि उसे शायद माइकल वाइट की एक और संपत्ति पर ले जाया गया। अब हलफनामे से जो एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई, वो थी सैंड्रा के फोन से पुलिस द्वारा बरामद किए गए संदेश। उद्धरण मई 2026 का एक संदेश है जिसमें हार्ले, जो इसाबेल जॉनसन का एक उपनाम है, उसने अपने और जर्सी के बीच के स्क्रीनशॉट भेजे, जो इस कहानी में पीड़ित जेसन कोल्हार्ट के लिए इस्तेमाल किया गया नाम है। सैंड्रा को अब संदेशों की सामग्री के कारण सैंड्रा जॉनसन से कहती है कि वह उस राक्षस को देखेगा और हत्या में इस्तेमाल की गई चीज जैसी किसी वस्तु का इस्तेमाल करने की बात करती है। सैंड्रा ने बताया कि यह एक मजाक था और जॉनसन ने उससे कहा कि वो बहुत आगे बढ़ने से पहले रुक जाएगी। तो आप सुन सकते हैं कि यह सवाल उठता है कि आखिर सैंड्रा लेवर्टन को इस हत्या के कथित रूप से होने से पहले कितनी जानकारी थी। अब फिर भी पुलिस के अनुसार सैंड्रा और मार्टिन लेवर्टन को अपराध के बाद मदद करने के सेकेंड डिग्री फेलनी आरोप में गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार था। सैंड्रा और मार्टिन को 18 अगस्त को फिर से प्ली सुनवाई के लिए अदालत जाना है। अब आखिरी 2 की बात करें। कम से कम इस समय जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिन सहयोगियों के बारे में हमें पता है वे हैं माइकल वाइट और कैथलीन मॉरिस। और जैसा कि बताया गया, पुलिस के मुताबिक उन्होंने जॉनसन को पुलिस से बचने में मदद की थी। एक अन्य हलफनामे में कहा गया कि पुलिस 30 जून को उस जोड़े के घर गई
जब पता चला कि जॉनसन टैटू शॉप से उबर से वहां गया था। माइकल वाइट ने पुलिस से कहा कि वो जॉनसन को नहीं जानते, ना ही जॉनसन उस घर पर आई थी। कैथलीन मॉरिस ने भी पुलिस से कहा कि वो जॉनसन को नहीं जानती। जब अधिकारी ने मॉरिस को जॉनसन की फोटो दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे देखने से मना कर दिया और वहां से चली गईं। अब फिर भी पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन जॉनसन नहीं मिला। 1 जुलाई को पुलिस जब दोबारा इंटरव्यू के लिए घर गई, तब वाइट और मॉरिस ने कथित तौर पर अधिक सच बताने का फैसला किया। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि जॉनसन 25 जून को मार्टिन लेवर्टन के साथ उनके घर आया था। साथ ही जॉनसन 26 जून और 27 जून को भी उस घर पर मौजूद था। मॉरिस ने पुलिस को बताया कि उद्धरण फोन कॉल किए गए और वाइट ने उसे जॉनसन को संपत्ति से बाहर निकालने के लिए कहा था, तो उसने कथित तौर पर जॉनसन को वाइट की एक संपत्ति पर पहुंचाया, जो नॉर्थ काउंटी हाईवे 395 के पास लगभग 11 मील दूर थी, और उसे चाबियां दे दी। मॉरिस के मुताबिक उस संपत्ति में पानी, एयर कंडीशनिंग और भरा फ्रिज था। शरण के लिए सब कुछ था, है ना? मॉरिस ने पुलिस को बताया कि वह 29 जून को खबर लेने और बताने लौटी थी कि उसे संपत्ति से निकलना है। जॉनसन ने कथित तौर पर मॉरिस से कहा कि वो इस पर काम कर रही है। तो अगले दिन 30 जून मॉरिस इस संपत्ति पर लौटता है और जॉनसन वहां से जा चुका लगता है अपने 2 बैकपैक्स के साथ। मॉरिस और वाइट के मामले में डिजिटल सबूत भी उनकी पुलिस पूछताछ में सामने आए। अब जब उन्होंने मॉरिस का फोन चेक किया तो उन्हें दोनों जोड़ों के बीच हुए टेक्स्ट संदेश मिले। तो 27 जून से शुरू करते हैं। कैथलीन मॉरिस हैं। ये मैसेज मार्टिन लेवर्टन को भेजा गया। उद्धरण हार्ले, जो कि जॉनसन का एक उपनाम है, सोफे पर क्यों है? 27 जून कैथलीन मॉरिस से मार्टिन लेवर्टन को। और भी जरूरी बात, आप उसे लेने कब आ रहे हैं? वो आगे कहती हैं, उद्धरण ये क्या हो रहा है माइकल? मार्टी ने अपनी युवा महिला दोस्त को यहां क्यों छोड़ दिया और वो उसे लेने कब वापस आ रहे हैं? मार्टिन लेवर्टन ने कैथलीन मॉरिस से कहा, मैं अभी जा रहा हूं। और फिर कैथलीन मॉरिस से मार्टिन लेवर्टन को, हमने बात की, मदद के लिए मैं जो भी कर सकती हूं मैं करूंगा, बैकपैक्स लेना ना भूलें। और हमने उन बैकपैक्स के बारे में बात की है और यह भी कि वे कितने महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। ये 27 जून की बात है। मार्टिन लेवर्टन से कैथलीन मॉरिस को। उद्धरण माफ कीजिए, मैं जल्दी समझाऊंगा। ठीक है, हम बहुत जल्द चैट पर बात कर सकते हैं। हाँ, सारा काम संभाल लिया गया है। फिर कैथलीन मॉरिस ने सुबह 11:42 बजे मार्टिन लेवर्टन को दोबारा लिखा, मुझे कुछ लाकर दो कृपया, जिससे पुलिस ने बाद में पता लगाया उनका आरोप है कि वह मैथ थी। अब समय शाम 5:34 है। तुम कमबख्त हो क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। स्टेज 4 वाले दोस्त के बारे में पूछना है। 27 जून को मार्टिन लेवर्टन ने कैथलीन मॉरिस को लिखा, मेरा जॉर्जिया वाला दोस्त इस बार मदद नहीं कर सकता, जिसे पुलिस ने मार्टिन के भाई के रूप में पहचाना। फिर कैथलीन मॉरिस ने मार्टिन लेवर्टन से कहा, ठीक है, 1 मिनट। 27 जून मार्टिन लेवर्टन ने कैथलीन मॉरिस से कहा, ठीक है, मुझे मार्टी को लेने आना है। फिर कैथलीन मॉरिस ने मार्टिन लेवर्टन से पूछा, क्या आपने हार्ले से बात की? 28 जून मार्टिन लेवर्टन से कैथलीन मॉरिस को, नहीं। अगले दिन 29 जून कैथलीन कहती हैं, क्या आप मुझे कॉल करेंगे? अगले दिन माइकल वाइट ने कैथलीन मॉरिस से कहा, वापस जाने से पहले मुझे कॉल करना, मुझे कुछ बातें करनी हैं जिससे मैं तुम्हें बता सकूं कि मैंने उन पुलिस वालों को क्या बताया जो घर आए थे, और आप सिर्फ कथित छुपाने की कोशिश में देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट मैसेज इन कथित सहयोगियों के लिए कितने घातक साबित होने वाले हैं। कैथलीन मॉरिस ने माइकल वाइट से कहा कि मैंने पुलिस वालों से सच कहा है, मेरे कोई दोस्त नहीं है और मेरा कोई परिवार नहीं है। ये बेहद दुखद है, ये दयनीय है। जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं करता तो वो और मान लेते हैं। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है ना? माइकल वाइट और कैथलीन मॉरिस की कथित संलिप्तता के आधार पर उन्हें दोनों पर अपराध के बाद मदद करने के सेकंड डिग्री फेलनी आरोप का आरोप लगाया गया और दोनों को 18 अगस्त को अदालत में दलील दर्ज करने की सुनवाई के लिए पेश होना है। तो अब पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इजाबेल जॉनसन को आखिरी बार 29 जून को कम से कम उसके कथित साथियों के मुताबिक माइकल वाइट की प्रॉपर्टी से निकलते देखा गया था। लेकिन जो जानकारी हमें पहले से पता है उसके अनुसार फ्लोरिडा में उससे जुड़ी कई रिहाइशें हैं। जॉर्जिया में कम से कम एक जगह है जहां उसका कथित बॉयफ्रेंड रहता था। वॉल्टन काउंटी शेरिफ का कार्यालय कहता है कि उसके निचले अल्बामा और उत्तरी अल्बामा के कई इलाकों से भी संबंध हैं, और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि वो कथित तौर पर कई अलग-अलग नामों का इस्तेमाल करती है,
जिसकी वजह से वो अब तक पकड़ी नहीं गई है। जैसा कि आपने टेक्स्ट मैसेज में देखा, उनमें हार्ले नाम भी शामिल है। अन्य नामों में जेसिका एलेन बोमन भी है, जेसिका एलेन थ्रश, जेसिका एलेन थ्रैश, जेसिका डाउडी और संभवतः डेनिस। वॉल्टन काउंटी शेरिफ कार्यालय का कहना है कि वो जगह बदलती रहती है और लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाती है, इसलिए उसे माहिर चालबाज कहा गया है। शेरिफ कार्यालय ने कहा कि जॉनसन सवारी या पैसे मांगने के लिए घरेलू हिंसा या निजी कठिनाइयों की कहानियां सुना सकती है। शेरिफ कार्यालय के अनुसार जॉनसन कई बार टोपी, चश्मा पहनकर और संभवतः बाल काट या रंग कर पहचान छुपा सकती है। साथ ही वह अन्य तरह की मदद भी ले सकती है। कुछ ऐसे पहचान चिन्ह हैं जिनका पता पुलिस को चल गया है। उसका कद 5 फुट 3 इंच है। उसका वजन 120 पाउंड है और यह बड़ी बात मानी जाती है। माना जाता है कि उसके बाएं हाथ पर गुलाब के फूल का टैटू है, जो अंगूठे के नीचे से शुरू होकर उसकी तर्जनी उंगली की ओर जाता है। लगता है कि उसके दाएं टखने पर भी एक टैटू है, जिसका डिजाइन पता नहीं है, और उसके बाएं नितंब से लेकर बाएं जांघ तक एक बड़ा बिच्छू का टैटू फैला हुआ है। वॉल्टन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने जॉनसन का अंतिम वीडियो फ्लोरिडा के डेस्टिन के एक व्यवसाय से जारी किया है। जून के अंत में जेसन कोलहार्ट के अवशेष मिलने के कुछ दिन बाद उनका मानना है कि उसका हुलिया तब से बदला हुआ हो सकता है। अब इनाम की बात करते हैं, क्योंकि इस समय जॉनसन की गिरफ्तारी तक पहुंचाने वाली जानकारी देने पर कुल $16,000 तक का इनाम उपलब्ध है। एमरल्ड कोस्ट क्राइम स्टॉपर्स और फ्लोरिडा शेरिफ्स एसोसिएशन क्रिमिनल एप्रीहेंशन असिस्टेंस प्रोग्राम $11,000 का इनाम दे रहे हैं। साथ ही यूएस मार्शल्स टास्क फोर्स अपनी इनाम गाइडलाइंस के तहत $5,000 और दे रहा है, जिससे कुल इनाम $16,000 हो गया है। वॉल्टन काउंटी शेरिफ्स ऑफिस ने इजाबेल रोज जॉनसन या उसकी संभावित लोकेशन की जानकारी मांगी है। उनसे 850 892 8111 पर संपर्क करें, या आप गुमनाम रहकर एमरल्ड कोस्ट क्राइम स्टॉपर्स से 850 863 TIPS पर संपर्क कर सकते हैं। emeraldcoastcrimesstoppers.com पर टिप्स सबमिट करें या P3 टिप्स मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। और हम यहाँ एक पल में कानून व्यवस्था से जुड़े एक अधिकारी से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि उनका कहना है कि अगर आप इसाबेल रोज जॉनसन से मिलते हैं, 911 पर कॉल करें। मैनहंट पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वॉल्टन काउंटी शेरिफ ऑफिस, फ्लोरिडा के चीफ डेप्टी डस्टिन कोसेन। शुक्रिया सर, लॉ एंड क्राइम पर समय देने के लिए। शुक्रवार को रिकॉर्डिंग के वक्त तलाश में क्या नया अपडेट है? खैर, तलाश लगातार बढ़ती जा रही है। फिर से हमने उसे और आगे बढ़ा दिया है। जॉर्जिया में तलाश, अलाबामा और यहाँ फ्लोरिडा में भी। हमने एक अपडेटेड वीडियो जारी किया था। कुछ फोटो और वीडियो में इसाबेल जॉनसन के टैटू की नई जानकारी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुदाय और आम जनता, यानी कोई भी जिसने संभवतः उसे देखा हो, उसके बारे में कुछ और विवरण मिल सके, ताकि उसकी पहचान हो सके और उसे वापस वोल्टन काउंटी लाने में मदद मिल सके। और जैसा कि आप जानते हैं, लोग पिछले कुछ हफ्तों से इस कहानी को सामने आते देख रहे हैं। मुझे पता है कि आपने और आपके विभाग ने उसे मास्टर मैनिपुलेटर कहा है। हम भेष बदलने को देखते हैं, हम पीले रंग के बारे में सुनते हैं, उसके पास है। लेकिन अगर बात करें, मैं बस उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने कथित तौर पर उसकी मदद की थी भागने में, जब उसने ये कथित तौर पर बहुत ही भयानक हत्या की थी। कैसे? क्या आप बता सकते हैं कि आप उस हेरफेर को कैसे परिभाषित करेंगे जो वो लोगों पर करती हुई दिखती है? तो मुझे लगता है कि हेरफेर का कुछ हिस्सा उन लोगों की वजह से है जिनके बीच उसका उठना बैठना है। आप जानते हैं, इसमें नशे का इस्तेमाल भी शामिल है, इसमें दूसरी आपराधिक गतिविधियां भी शामिल हैं, और ऐसे कई घेरे हैं। और उस हेरफेर का एक हिस्सा ये भी है कि उसके पास इतने सारे लोग हैं जिन तक वो पहुंच बना सकती है, या जो उसे किसी न किसी तरह का समर्थन दे सकते हैं। जांच की शुरुआत में, खासकर जून के अंत में, जो हमने देखा है, जहां उसने टैटू पार्लर के क्लर्क को मना लिया कि वो उसके लिए एक उबर बुक कर दे और उसका भुगतान भी कर दे, और उसने ये मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि वो उसी वक्त घरेलू हिंसा की शिकार है। फिर से, इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी शिकार नहीं रही, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल नहीं थी। फिर हम उस वीडियो के दौरान उसके बिल्कुल पीछे पीछे थे, अगर यूं कहें तो। और यहां से आगे हमें पता है कि कुछ इंटरव्यू और गवाहों से कुछ और जानकारी मिली है, जहां उसने छोटे छोटे झूठ का सहारा लिया है ताकि वो वही करती रहे जो वो कर रही है। मेरा मानना है कि अगर वो अभी जॉर्जिया या अल्बामा या जहां भी है पहुंच गई है, तो आप किसे क्या सलाह देंगे? जैसे टैटू पार्लर के उदाहरण में। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जहां फिर से मुझे नहीं पता कि वो कभी घरेलू हिंसा की शिकार रही है या नहीं, लेकिन ये किसी को बताने के लिए निश्चित रूप से सहानुभूति बटोरने वाली कहानी है। सिर्फ इतना ही नहीं,
और हम अभी थोड़ी देर में उसके हुलिये और संभावित भेष बदलने के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ उसके व्यवहार के तरीके में उस इलाके के लोगों को आपकी क्या सलाह होगी जहां ये तलाश अब फैल गई है कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते समय जो उसकी तरह दिखती हो, कौन सी बात आपको सतर्क कर देनी चाहिए? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है जानकारी। इसलिए हम ये जानकारी समुदाय और आम जनता को दे रहे हैं। मुख्य रूप से ताकि उन्हें ये अंदाजा हो सके कि कोई आपसे ऐसा करने के लिए कह सकता है। हम जनता द्वारा की जा रही मदद के लिए हमेशा आभारी हैं। खासकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना और दान देना ऐसी चीज है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप सतर्क रहें। इसका इस्तेमाल वह कानून प्रवर्तन से बचने के लिए एक रास्ते के रूप में कर रही है और ऐसी कहानियां सुना रही है कि फिर से उसके साथ कुछ गलत हुआ है या उसे बस एक सवारी चाहिए या क्या मैं आपका फोन उधार ले सकती हूँ। ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं। फिर से ऊपर से ये बातें हानि रहित लगती हैं, लेकिन जब भी ऐसे व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हत्या के मामले में सक्रिय वारंट है, ये उसकी कानून प्रवर्तन से बचने की क्षमता को जारी रखता है और संभवतः उन्हें वॉल्टन काउंटी जेल में पहुंचा सकता है। हम सक्रिय रूप से उन अतिरिक्त लोगों की तलाश कर रहे हैं, जो उसकी मदद कर रहे हैं और उसे किसी भी तरह की सहायता या समर्थन दे रहे हैं। तो ये हमारे पूरे जांच का हिस्सा है। हम जानते हैं कि वह इस काम में अकेली नहीं है, लेकिन अब मुख्य रूप से हम उसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कोई भी जो उसकी मदद कर रहा है या उसकी मदद करने को तैयार है, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम उन्हें भी जिम्मेदार ठहराने के लिए हर संभव प्रयास करें। क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है 5 लोगों ने उसकी भागने में मदद की थी। क्या आप इस मामले में और गिरफ्तारियों की उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये बात एक तरह से अतिरिक्त जानकारी के तौर पे कहूँगा। हमारे पास वो 5 लोग हैं जिन पर आप जानते हैं न्याय में बाधा डालने या अपराध में सहयोगी होने का आरोप लगाया गया है। लेकिन इसके अलावा उसे ढूँढने की हमारी कोशिशों के दौरान हमने 15 से 20 और गिरफ्तारियाँ की हैं, जो सीधे तौर पर उससे जुड़ी नहीं हैं, लेकिन एक लक्षित कदम के रूप में ताकि लोग जान लें कि अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए। फिर से कहूँ तो ये वारंट के लिए गिरफ्तारियाँ हैं, ये नशीली दवाएँ रखने और उनसे जुड़े उपकरणों के लिए गिरफ्तारियाँ हैं, जो सीधे तौर पर उसे ढूँढने की कोशिश के आसपास की कार्रवाई से जुड़ी हैं। और इसलिए हम बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने और उससे निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं, जिसका उससे कोई लेना-देना है, क्योंकि हमें पता है कि किसी न किसी को कुछ न कुछ ज़रूर पता है। हमारी सारी कोशिशें वहीं केंद्रित हैं। क्योंकि मैंने देखा कि उसके ऊपर ड्रग्स के आरोपों से पहले भी उसका आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है। लोगों को पुलिस से उसके अब तक के संबंध के बारे में क्या जानना चाहिए? मुझे लगता है कि यह उसकी उस क्षमता को दर्शाता है जिससे वह लगातार ऐसा कर पाती है। खैर, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। इसमें से कुछ उसकी जीवन शैली का हिस्सा है। आप जानते हैं, उसके पास 9 से 5 वाली कोई नौकरी नहीं है। जितना हमें पता है, उसने कभी भी 9 से 5 वाली नौकरी नहीं की है। उसका कोई घर नहीं है, उसके पास कोई स्थायी जगह नहीं है जहाँ वो रही हो। तो वो एक जगह से दूसरी जगह उन लोगों के साथ घूमती रहती है जिन्हें वो जानती है या जिन्हें वो पहले जानती थी और जिनसे उसका संबंध रहा है। जब ये दायरे एक दूसरे से मिलते हैं, तो उन सभी लोगों के बीच भी कड़ियाँ बनती हैं, जो हमारे लिए इसे चुनौतीपूर्ण बनाता है। हमारी जिन लोगों पर हमारी नज़र है, उनकी सूची हर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम और अधिक इंटरव्यू करते हैं और यह होता है कि आपने फलां से बात की है, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। जैसे-जैसे वो सूची बढ़ रही है, संभावना है इसमें कोई और भी शामिल हो सकता है, इसलिए हम लगातार वहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर छोटा सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। न सिर्फ हत्या की जांच, बल्कि यह पता लगाने के लिए भी कि वह कहाँ है। वो कौन-कौन से भेष अपना रही है ऐसा लगता है? अगर आप वीडियो से देख सकते हैं, तो जो शुरुआती वीडियो टैटू शॉप से है, उसमें उसके बाल एक तरफ से थोड़े छोटे कटे हुए थे, मुंडे नहीं थे, लेकिन एक तरफ से ज़रूर छोटे कटे थे और उसने बॉल कैप पहनी हुई। अगर आप वीडियो देखें, उसका व्यवहार और रवैया उसकी कहानी पर आधारित लगता है। आप जानते हैं, फिर से वो कहानी को इस तरह पेश कर रही है या उसे इस तरह मोड़ रही है कि जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो घरेलू हिंसा की घटना से भाग रही है। इसलिए हुलिया बदलने से जुड़ी कोई भी चीज, टोपी पहनना हमें लगता है कि उसने अपने बाल छोटे कर लिए हैं या फिर बालों को रंग लिया है, तो ये संभावना है कि उसने बालों को हल्का या गहरा रंगा हो, क्योंकि हमने दोनों तरह की बातें सुनी है। हमें उसकी पहचान छुपाने के हर छोटे तरीके पर ध्यान देना होगा। आप देखें तो जारी की गई तस्वीरों में वो हर बार अलग दिखती है। ये गिरफ्तारी की तस्वीरों से लेकर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स की तस्वीरें हैं, लेकिन साथ ही कुछ वीडियो से लिए गए स्क्रीनशॉट्स भी हैं। हर एक में वो अलग दिखती है। तो मैं सच में चाहता हूं कि जनता कुछ खास चीजों पर ध्यान दे जो उसने की हैं, या फिर उसके व्यवहार या बोलने के तरीके पर भी। और उसके बोलने के तरीके की बात करें, तो मेरा मतलब है, उसका नाम इसाबेल रोज जॉनसन है। उसके कई और नाम भी हैं, हार्ले उनमें से एक है। लोग देख सकते हैं कि उसके कौन-कौन से उपनाम हैं, लेकिन उसने इतने नाम कैसे इकट्ठा कर लिए कि लोग उसे असली नाम के अलावा भी पहचानते हैं? हाँ, अगर मैं बिल्कुल साफ-साफ कहूँ तो यही उसकी ज़िंदगी रही है। उसने इसी तरह से ज़िंदगी जी है। वो इधर-उधर घूमती रही है, अलग-अलग नामों के साथ घूमना, अलग-अलग नामों के साथ अपराध करना और फिर उन नामों को उपनाम के तौर पर इस्तेमाल करके किसी और के रूप में पेश आना। यही उसका तरीका रहा है।
जांच के पहले हफ्ते तक हम उसे उसके नाम से ही बुला रहे थे, इसाबेल जॉनसन। और फिर लोगों ने कहना शुरू किया, क्या आप हार्ले के बारे में बात कर रहे हैं? हमें अपनी कोशिशें बदलनी पड़ी और इसाबेल जॉनसन की जगह हार्ले कहना पड़ा। पहली बार हमें ध्यान रखना पड़ा कि उसे वही नाम पुकारें जिससे लोग जानते हैं। फिर इसमें जेसिका बोमन और जेसिका डाउडी भी शामिल हो गई। वे अतिरिक्त नाम हैं जिन नामों से उसे गिरफ्तार किया गया है या जो उपनाम के रूप में दर्ज हैं। और हमें कुछ कागजात भी मिले, कम से कम कुछ ऐसे आधिकारिक कागजात जिनमें उसने उन नामों का इस्तेमाल किया है दस्तावेजीकरण के उद्देश्यों के लिए। तो वास्तव में मैं कहूँगा अभी कहना मुश्किल है कि वह क्या कर सकती है। हम तथ्यों और सबूतों पर ध्यान दे रहे हैं ताकि उसे ढूँढ सकें। सभी लोग हत्या मामले में सफल अभियोजन के लिए काम कर रहे हैं। वह कैसे इतनी सारी लोगों को इस हद तक ले जाती है कि वे अपनी आजादी को खतरे में डालकर उसकी मदद करते हैं कानून प्रवर्तन के अनुसार, ताकि वो इस हत्या के आरोप से बच सके। कुल मिलाकर सभी इंटरव्यूज से और जिन व्यक्तियों से हमने बात की है, उन सब की राय यही है। जब आप नशीली दवाओं के सेवन में शामिल होते हैं, जब आप आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, फिर चाहे वो रिश्ते हों, रोमांटिक या शारीरिक संबंध हों, आप जो भी सोच सकते हैं कि आप किसी से वो काम करवा सकते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। और ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे लिए कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। उसके लिए ऐसा नहीं है। इसीलिए वो गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके हमें लगातार चकमा देती रहती है। और जैसे-जैसे हर व्यक्ति आखिरकार उसकी मदद करता है या उसे कोई समर्थन देता है, हम वहाँ होंगे उन्हें ढूँढने के लिए और अपनी जाँच जारी रखने के लिए और उन लोगों और प्रक्रियाओं से एक-एक करके निपटेंगे। और आप जानते हैं, फ्लोरिडा के अलावा दो और राज्य हैं जहां माना जाता है कि इस समय वो हो सकती है। और फिर मेरा मतलब है, ये इलाका इससे भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन जॉर्जिया और अल्बामा वॉल्टन काउंटी से गाड़ी से पहुंचा जा सकने वाली दूरी पर होने के अलावा उन राज्यों से उसका क्या संबंध है जिससे वे आप लोगों की दिलचस्पी का कारण बने हैं? हाँ, तो उत्तरी अलाबामा मुझे लगता है उसका पहले का निवास स्थान था। मुझे लगता है वो कुछ समय हंट्सविल इलाके में रही थी। हम उन सभी जगहों के साथ काम कर रहे हैं जहाँ उसका संबंध कागज़ों में दर्ज है, चाहे वो पुरानी गिरफ्तारी हो या बरामद दस्तावेज़। हम उन स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि परिवार के सदस्यों के पते की जाँच की जा सके, उन पतों की जाँच की जा सके जहाँ वो अक्सर जाती रही है। जॉर्जिया क्षेत्र में उसे जून की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। हमें लगता है कि शायद उसी समय के दौरान जब हत्या हुई थी, उसे जॉर्जिया में गिरफ्तार किया गया था। और जैसे ही हमने ये पता लगाया और उसे मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचाना, हमने अपने जांचकर्ताओं को वहां भेजा ताकि वे उन लोगों से पूछताछ कर सकें जिनसे वह वहां जुड़ी हुई थी। असल में उसके बारे में जो हमें पता है, उसी आधार पर कई कनेक्शन हैं और लिस्ट भी लंबी है। इसलिए हम फिर से इसमें कुछ जटिलताएं जरूर जुड़ जाती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमें जो भी छोटी से छोटी जानकारी मिलती है, चाहे वह कोई टिप हो या हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी हो, हम उस पर आगे काम करेंगे और उसे जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे। और आपकी एजेंसी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रही है, तस्वीरें साझा कर रही है, नई वीडियो, जानकारी के टुकड़े साझा कर रही है जो सामने आए हैं, लेकिन कुछ हद तक सीधे उसी से बात कर रही है, ये जानते हुए कि संभवतः वो उन पोस्ट्स को पढ़ रही है। अगर वो देख रही है, तो इजाबेल जॉनसन के लिए आपका संदेश क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। आप जानते हैं इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जांच टीम लगातार काम कर रही है, इसलिए हम तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगे। हत्या के आरोप का वारंट ऐसे नहीं हटेगा और हम जो करते रहेंगे वो ये है कि जो लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम उन्हें जेल में डालते रहेंगे। और आखिरकार अगर तुम वॉल्टन काउंटी से बाहर भी हो तो भी हम तुम्हें वापस वॉल्टन काउंटी में देखेंगे। लेकिन किसी न किसी समय हम तुम्हें वॉल्टन काउंटी जेल में जरूर देखेंगे। और ये घमंड नहीं है, ये अकर नहीं है, ये बस सीधी सी बात है कि हम तुम्हें पकड़ ही लेंगे। अगर किसी ने उसका टैटू देखा और खबरें देखीं, तो हो सकता है उसे एहसास हो कि वो इजाबेल रोज जॉनसन से बात कर रहा है। अगर कोई उसे देखे या संपर्क में आए, तो क्या करना चाहिए? सबसे आसान तरीका है 911 या स्थानीय पुलिस को कॉल करें अगर आप उसे देखें। कॉल करने में हिचकिचाएं नहीं। अगर आप किसी को देखते हैं जो आपको लगता है कि वही है, स्थानीय अधिकारियों को कॉल करें। हमने पहले ही सक्रिय रूप से करीब 10, 15, 20 एजेंसियों से संपर्क किया है। इसमें बाहर से मिली टिप्स शामिल नहीं है। एजेंसियों से संपर्क कर उन्हें सिर्फ सार्वजनिक जानकारी ही नहीं देनी है, साथ ही जांच से जुड़ी जानकारी दें ताकि बताया जा सके कि वह इस इलाके में हो सकती है। नजर रखें और उससे जुड़े लोगों से संपर्क करें। और अगर आप उसे देखें तो 911 पर कॉल करें। उसकी गिरफ्तारी और पकड़े जाने से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए $16,000 तक का इनाम है। तो ये इनाम का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है या जानकारी का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है जो आखिरकार उसकी गिरफ्तारी और उसे वॉल्टन काउंटी वापस लाने में मदद कर सकता है। जैसा कि ये पिछले हफ्ते राष्ट्रीय खबर बन गया, आपको कितनी सूचनाएं मिलीं कि लोगों ने शायद इसाबेल जॉनसन को देखा है?
हर दिन 4-5 सूचनाएं हमारे स्थानीय क्षेत्र के बाहर से मिलती हैं। सब कुछ होने के बाद का पहला हफ्ता हमने जांच के बाहर ध्यान देना शुरू किया, खासकर जब मामला हत्या का हो और खासकर जब एक शव बरामद हुआ हो जो उथली कब्र में दफनाया गया हो। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती, ये एक लंबी जांच होती है और लंबी जांच की शुरुआत शुरू में ही हो जाती है, जिसमें एक हफ्ते तक फिर से पूछताछ और सबूतों का दस्तावेजीकरण करना पड़ता है। और जब हमने अपना ध्यान इस पर केंद्रित किया कि हमें अपनी कोशिशें सच में केंद्रित और निर्देशित करनी है ताकि हम उसे ढूंढ सकें, आप जानते हैं हम हर घंटे 3-4 सुराग इकट्ठा कर रहे थे, खासकर जब हम जनता के बीच कुछ संपर्क बना रहे थे, फिर से उन लोगों पर लक्षित कार्रवाई कर रहे थे जिनके साथ वह जुड़ी हुई थी, जिससे कुछ गिरफ्तारियां हुई, इसलिए ये सुराग काम आते हैं। हाँ, जैसे जैसे हमें और मिलते हैं, हमें संसाधन लगाने पड़ते हैं। पिछले हफ्ते भी एक मिला, उस पर पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अब हम कह सकते हैं कि वो नहीं थी, उसे सूची से हटा सकते हैं और अगले पर बढ़ सकते हैं। मैं हमारे जांचकर्ताओं और एजेंसी की सराहना करता हूं। कानून, प्रवर्तन, खुफिया और संचार से जुड़े सभी लोग मिलकर उसे ढूंढने और वापस वॉल्टन काउंटी लाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। वॉल्टन काउंटी शेरिफ कार्यालय के चीफ डिप्टी डस्टिन कुसेन, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि यह आपकी एजेंसी के लिए बहुत व्यस्त समय है और इस खोज में आपको शुभकामनाएं। उम्मीद है जल्द ही कोई गिरफ्तारी होगी। जी सर, आपका बहुत धन्यवाद। लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत ऑन द केस में आज के लिए बस इतना ही। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें और पीकॉक पर देखें। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। हम आपसे अगली बार मिलेंगे।